पैसा दिया, किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने बोला कि साहब यहां पे हम करेंगे। और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं। इसको बोला डॉक्टर्स को पकड़ो, जैसा मैंने बताया भी था पहले, डॉक्टर्स पे शक नहीं होता। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले ही से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईईडी दिल्ली में लगाने हैं। हुमायूं टॉम्ब शहर के बीचों बीच, भाई शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो, ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं। दर्जन 2 दर्जन घायल हैं। ये भारत ने करवाया है, ऐसी बोल दिया उसने। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया। इसने बोल दिया कि फिक्र मत करो, भारत पे हमला करो। इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अभी भी अपना काम कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पूरा रेडिकलाइजेशन का सिस्टम किस तरीके से बैठा, किस तरीके से फरीदाबाद के कॉलेज के अंदर इतनी मात्रा में बारूद पहुंचा, किस तरीके से किसने पैसा दिया, किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। ये जो पूरा मामला इतना खौफनाक है दोस्तों, कुछ कुछ चीजें सामने आई है, आज हम उसको एनालाइज करेंगे और मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए मॉड्यूल ने किस तरीके से ये पूरा मामला भारत के अंदर घुमाया और इनके प्लान क्या थे, ये करना क्या चाहते थे आखिर, और हुआ क्या। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या बाकी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं यार कि ये कामयाबी कैसी है, तकरीबन 13 लोगों की जानें चली गई और दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये आप इसको कामयाबी कहते हैं? दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। और ये बहुत बड़ी कामयाबी भी, हां ब्लास्ट हुआ है और हां उसका हिसाब भी होगा। लेकिन चलिए पहले बातचीत करते हैं किस तरीके से मामला पूरा सामने आया। यहां पे दोस्तों बातें करी जा रही हैं सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली ब्लास्ट साइट। 2 अलग अलग किस्म के बारूद वहां पे इस्तेमाल करे गए। कुछ का पता चल पा रहा है, कुछ अभी गेस वर्क के दायरे में चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू हैव डिटेल्ड टेस्ट्स। जो कॉमनली अवेलेबल एक्सप्लोजिव्स हैं यू कम टू नो, वो फट से फॉरेंसिक वाला बता देगा, लेकिन कुछ एक्सप्लोजिव ऐसे हैं, यू नो देयर आर एक्सप्लोजिव्स विच आर ऑलमोस्ट ओडरलेस, पता ही नहीं लगता उनके बारे में, या उनके ट्रेसेस का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। तो ये देखिए साहब, द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम इन्वेस्टिगेटिंग द कार एक्सप्लोजन नियर दिल्लीज रेड फोर्ट हैज रिकवर्ड 2 लाइव कार्ट्रिजेस एंड सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। 2 अलग अलग हैं, एक तो लाइव कार्ट्रिजेस मिले, वो तो अलग एक बात है, लेकिन 2 डिफरेंट एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। According to FSL sources, both live cartridges were collected directly from the blast site and have been sent for detailed forensic examination. Investigators also detected traces of ammonium nitrate. तो ये तो अमोनियम नाइट्रेट एक चीज हो गई जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि साहब 2900 किलो पकड़ा गया फलाना, ये अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इतना मुश्किल नहीं है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट आप जैसे माइंस में या क्वारीज में जहां पे भारी काम होता है ना बारूद का, बिल्कुल पहाड़ के पहाड़ हटाने पड़ते हैं, उसमें अमोनियम नाइट्रेट बड़ा कारगर है। तो ऐसी बात नहीं है कि यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट, इट्स हाईली कंट्रोल्ड, बट यू कैन गेट एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट विद अनदर अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोजिव। अभी क्या है ये, सेमटेक्स है, ये आरडीएक्स है, ये किसी और प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, पीईटीएन है, इसकी स्टोरी क्या है? ये है क्या दूसरा जो एक्सप्लोजिव जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड है, क्या है? मैं एक आपको बात बताता हूं, अभी जितना टाइम गुजर गया है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अनआइडेंटिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पता, ये रिवील नहीं कर रहे हो अलग बात है, ये मैं आपको
फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दीज पीपल आर प्रीटी गुड. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, दे हैव गॉट द लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इनकी लेटेस्ट लैब है. तो कोई ये बोले कि साहब इनको अभी तक ये पता नहीं लगा, ये अभी तक मीडिया को नहीं बताया है. मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ इनको पता है, और अच्छी बात है इन्होंने नहीं बताया. जब इनको ठीक लगेगा तब रिवील करेंगे, कोई जरूरत नहीं लोगों को बताने की. Sources told ANI that suspect did not follow the usual pattern of suicide car bombing. He neither rammed the car into a target nor collided intentionally. The blast near the Red Fort did not follow the typical modus operandi of suicide bombers who aim to inflict maximum damage. अब कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है. अगर पुलवामा देखें, आदिल अहमद डर ये जो जगह हुई थी, लेथपुरा बोलते हैं इसको, पुलवामा में ये गांव है लेथपुरा, जहां पे सीआरपीएफ के हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे. वहां पे भी जैश ए मोहम्मद ने यही करा था कि एक गाड़ी के अंदर आरडीएक्स करके इसको बोला कि रैम, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय आ रही है, उसमें गाड़ी अपनी ऐसे टक्कर मारो उसको, तो वो जब फटेगा पूरा जो बारूद है तो फिर लोगों को नुकसान होगा. दैट वाज आल्सो जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन. दिस इज आल्सो जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन. लेकिन यहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये कह रही है कि नहीं साहब, ये जो होता है ना कि अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डैमेज हो तो आप फिर गाड़ी को लेके जाते हैं और ठोकते हैं कहीं पे जाके, और ना वो दिन इनके लिए मुनासिब था, ना वो जगह इनके लिए उस वक्त मुनासिब थी, राइट. और पूरा मोडस ऑपरेंडी जिस तरीके से करा उन लोगों ने, अगर कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग करेगा उसका एम ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डैमेज पहुंचाए. यहां पे ये लोग जो हैं ये फंस गए, जो आतंकवादी थे वो फंस गए. इनका ओरिजिनल प्लान था दिवाली पे हमला करेंगे, लेकिन उसको इन्होंने कर दिया दोस्तों अबॉर्ट. इन अ बिग रेवोल्यूशन इन द दिल्ली ब्लास्ट केस, की सस्पेक्ट मुजम्मिल has told the investigators that he and Umar had recceed the Red Fort before the explosion in the area left 9 people dead. बाद में दोस्तों ये फिगर जो है, different agencies are giving different figures. According to sources, Muzammil has been questioned and confronted with information recovered from his phone's data dump. During questioning, Muzammil said there was an attack planned for January 26th next year and the area around Red Fort was recceed as part of it. 26 जनवरी को हमला करने की साजिश, एक दिवाली में अटैक करने की साजिश, जिसको इन्होंने अबॉर्ट कर दिया किसी कारणवश. अब बोला कि नहीं साहब 26 जनवरी पे, क्योंकि उस इलाके में 26 जनवरी में that part of Delhi I'm talking about, that part of Delhi, right? तो इन्होंने बोला कि साहब यहां पे हम करेंगे. और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, पहली चीज. दूसरी चीज की तारीफ यह है कि प्रधानमंत्री पूरे विश्व, जिसको कहते हैं ना कि संबोधन करते हैं पूरी दुनिया को, नॉट ओनली इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड. वहां पे बात फॉरेन पॉलिसी की होती है, जियो पॉलिटिक्स की होती है, बात इकोनॉमी की होती है, बड़ी बड़ी बातें जो देश का डायरेक्शन होगा, वो सारा का सारा 15 अगस्त में. दैट इज व्हाई रेड फोर्ट इज इंपॉर्टेंट. एंड दे सेड कि 26 जनवरी, अच्छा ये जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच होती है वो 15 अगस्त की है. इन्होंने बोला कि 26 जनवरी को हम लाल किले के आसपास, क्योंकि जब रेड फोर्ट के पास एक्सप्लोजन होगा, जाहिर सी बात है वहां पर भीड़ तो होगी, उस दिन छुट्टी है, लोग आते हैं घूमने, तो उस दिन करेंगे. और 26 जनवरी वैसे ही, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया का अटेंशन होगा उस पे, सो मैक्सिमम डैमेज कैन बी कॉज्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी. दिवाली का मामला पोस्टपोन होता है और 26 जनवरी पे आके अटकता है. Muzammil, the sources said, had also told the cops that they had a plan to attack a crowded place this Diwali, but it could not be carried out. 12 days before Delhi blast, I-20 got pollution certificate to avoid checking. The car with the number plate HR26CE7674 was purchased on October 29th and its pollution check was done in the same day in Faridabad. तो हर चीज प्लान हो गई कि यार अगर पुलिस वाला 2-3 लड़कों को देखे, एक साथ 4 लड़कों को गाड़ी में देखे, उसको शक ना हो, तो साहब आपका ड्राइविंग लाइसेंस है डन, आपका इंश्योरेंस पेपर्स हैं डन, आपका पोल्यूशन, जो भी 4-5 चीजें पुलिस वाले चेक करते हैं, सारी की सारी दे वर मेड इन ऑर्डर. एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड प्लानिंग दिस टेरर अटैक. यहां पे ये बातचीत हो रही है कि स्केल ऑफ ब्लास्ट हिंट्स एट मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव, क्लैरिटी लाइकली इन अ फ्यू डेज. जैसा मैंने बोला, ये लोग देखिए अलग अलग एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अलग अलग एंगल्स. अब मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव क्या है दोस्तों? There is a mystery over the kind of explosive or chemical used in Monday's blast, with the forensics and energies explosive wing yet to submit their report. However, prima facie assessment points towards the use of military grade explosives given the scale of damage and casualty. दोस्तों वही मैं कह रहा था,
ये जो फोरेंसिक वाले के हमें पता नहीं है, नहीं, आई डोंट बिलीव सो। एनीवे, ये कह रहे हैं कि जिस स्केल से, जब मैंने फोटोग्राफ देखी ना, मैंने टेलीविजन पे, लाइव टीवी पे बोला था ये बात, और उसी कुछ घंटे पहले मतलब हुआ था, और लाइव टेलीविजन पे मुझे एज अ पैनलिस्ट बनाया था। मैंने बोला कि इसका जो ब्लास्ट रेडियस है, ये इतना ज्यादा है कि दे हैव यूज्ड समथिंग। अब मुझे नहीं पता, यहां पे घर पे बैठे बैठे इफ आई एम लिंकिंग अप थ्रू द इंटरनेट एंड स्पीकिंग ऑन टेलीविजन, मुझे नहीं पता क्या है यार, मैं देख के नहीं बता सकता ऐसे। मतलब कोई भी एक्सपर्ट भी हो, मैं तो नहीं हूं एक्सपर्ट, पर कोई एक्सपर्ट भी हो, इवन ही कैन नॉट टेल, बट डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्लोजिव वाज यूज्ड। क्योंकि कोई कह रहा है कि दरवाजा गाड़ी का 100 फुट दूर मिला, कोई कह रहा है 75 मीटर दूर मिला, मतलब सब लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। Sources said investigators on Tuesday sought an opinion from the forensics on whether PET and Semtex or RDX could have been used. The initial assessment also points towards the possible use of ammonium nitrate fuel oil and detonators. The nitrate oil is used both in industrially and to improvised explosive devices due to its easy availability and cost effectiveness. अब ये इस मामले पे बात अटकी है दोस्तों कि आखिर इन्होंने इस्तेमाल क्या किया था। देखो, कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों, यहां पे ये शक है कि अमोनियम नाइट्रेट तो इस्तेमाल करा ही करा, लेकिन एक सेकंड इसमें ट्रेस मिला है किसी एक्सप्लोजिव का। अब वो कह रहे हैं पीएटीएन है, वो कह रहे हैं सेमटेक्स है, वो कह रहे हैं आरडीएक्स है क्या, और किस मिक्सचर में इसको। देखिए, इसमें कई सारे एक्सप्लोजिव्स, जब हमें तो ये दिखता है ना कि खून खराबा है, बर्बादी है, फोरेंसिक्स वाला देख रहा है, उसके लिए वो फिंगरप्रिंट की हैसियत रखता है। ही कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय एनालाइजिंग, वहां से ट्रेसेस लेके, वहां से सैंपल्स लेके, वहां पे फोटोग्राफ लेके, दीज पीपल कैन पेंट एन एंटायर पिक्चर कि हुआ क्या है यहां पे, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से करा, एन एंटायर पिक्चर कैन बी पेंटेड। वो कार्रवाई चल रही है दोस्तों बिहाइंड द सीन्स। क्लेरिक बिहाइंड रेडिकलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स लिंक्ड टू फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल अरेस्टेड। दोस्तों, इमाम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर शोपियां इरफान अहमद वाघा was arrested on Tuesday, a day after the Faridabad explosives bust and the blast near Delhi's Red Fort triggered a multi-agency probe. Along with Ahmed, the Counter-Intelligence Kashmir CIK and Srinagar police also arrested his wife during a raid at their home for allegedly recruiting and radicalizing doctors, including those arrested in Faridabad module as well as several youth in the valley. ये कहते हैं former paramedical worker at the Government Medical College in Srinagar, Ahmed, who also served as an imam in Naugaon, was allegedly involved in luring medical professionals towards radical ideologies, according to intelligence sources. ये जो आदमी है, ये इमाम मस्जिद था, ठीक है ना, ये एक रिलीजियस आदमी, इमाम मस्जिद। इसको बोला गया कि डॉक्टर्स को पकड़ो। अब आगे चल के और डिटेल्स हैं। इसको बोला डॉक्टर्स को पकड़ो, जैसा मैंने बताया भी था पहले, डॉक्टर्स पे शक नहीं होता, औरतों पे शक नहीं होता, ये नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर है कि ठीक है लेडीज जा रही हैं यार, चलो डॉक्टर आ रहे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाकर इस बंदे ने लोगों को अप्रोच करा, और ये ही इज डायरेक्टली लिंक टू अ जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल। ये जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का एक हिस्सा है ये। Investigators have linked Ahmed's wife to the radicalization of a doctor named Shaheen, who allegedly helped from a women's wing under Jaish. Phones seized from the residence contained instructions urging recruits to pursue extremist objectives. Investigations have revealed Imam's ties with Dr. Muzammil Shakil, a close aide of Dr. Muhammad Umar, who allegedly carried out the Red Fort blast. Dr. Muzammil, who was operating from the rooms owned by the Maulvi. Muzammil was a doctor working at Al Falah University in Faridabad's Dhauj. The Maulvi was also linked to Dr. Umar, according to sources. तो भाई ये पूरा एक नेटवर्क इनका चल रहा था दोस्तों। ये है इमाम इरफान अहमद। आपने पहली स्लाइड में देखा टी शर्ट और बिल्कुल जैकेट में मॉडर्न लुक में थे इमाम साहब। यहां पे ये देखिए ट्रेडिशनल लुक में आ गए हैं। और इस इमाम ने क्या करा कि अदील अहमद को, मुजम्मिल गनी को और उमर मोहम्मद को, तीनों डॉक्टर्स, इनको रेडिकलाइज करा। और इमाम इरफान अहमद की बीवी, इसने डॉक्टर शाहीन सईद को रेडिकलाइज करा। इन लोगों ने इनको बताया कि तुम जाओ वायलेंस करो, रेडिकल आइडियोलॉजी। अब देखिए ना, सुनिए, ये जो इमाम है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं यही, मेरा ना दिमाग घूम गया देख के। ये इमाम क्या इतना पढ़ा लिखा है, इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, क्या ये इमाम इतना पढ़ा लिखा है कि जितने तीनों डॉक्टर पढ़े लिखे हैं? सोचिए, ये इमाम की वाइफ क्या इतनी पढ़ी लिखी होगी जितनी ये डॉक्टर होगी?
आई डोंट थिंक सो। मैं 99.99% आपको सर्टेनिटी के साथ बता रहा हूं कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना नहीं होगा जितना ये चारों डॉक्टर्स का होगा। फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बंदा जो इनसे कम पढ़ा लिखा है, जिसने इनसे कम दुनिया देखी है, कम एक्सपोजर है, कम एजुकेशन है, हर चीज में जो हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इसने इन तीनों को रेडिकलाइज कर दिया और इसने बोला कि तुम जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल खोल लो इंडिया में। कश्मीर में बैठे बैठे लखनऊ में एक लेडी डॉक्टर को इसने रेडिकलाइज कर दिया, बोला कि तुम फरीदाबाद पहुंचो, इन लोगों से मिलो। हाउ इज इट पॉसिबल? कभी आपने सोचा है क्या पावर होगा रेडिकलाइजेशन का, क्या इनका कन्विंसिंग पावर होगा और लोगों को यह बोला होगा कि तुम डॉक्टर, इनके खानदान खुश नहीं होंगे जब ये डॉक्टर बने होंगे। तो इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना वो, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाएं। ही वाज दिस मैन। अब ये पुलिस के चुंगल में है, अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये और ये दोनों पुलिस के चुंगल में। उमर ये तो चला गया ऊपर। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर अदील अहमद राठर है ना, याद है यही बंदा जिसके बारे में मैंने बोला था ये पोस्टर लगा रहा था जैश ए मोहम्मद के, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था, फिर सीसीटीवी में पकड़ा गया, वहां से कॉन्स्पिरेसी खुली है पूरी, इसने दिया था इमाम ने। ये है इमाम, ये वो टेररिस्ट है जिसने इसको बोला कि तू जाके पहले पोस्टर लगा। ये पकड़ा गया, वहां से सारा चिट्ठा कच्चा खुला है, शुरुआत यहां से होती है। इमाम ने दिए थे पोस्टर इसको कि तू जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा हर जगह। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईईडी दिल्ली में लगाने हैं। ये सोचिए, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पढ़े हैं डॉक्टर्स, ठीक है। अब मैं हंसू ना तो मैं क्या करूं, सोचिए, दिमाग देखिए इनका यार, इनकी सोच देखिए। आपके और मेरे टैक्स के पैसे से इनकी फीस दी गई, क्योंकि पूरी फीस चार्ज नहीं हुई इनको फैसिलिटीज मिली, इनको इज्जत मिली, और 10 लोग आके रोज सलाम करते होंगे, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब के लिए पानी चाय पूछो। और ये लोग ये कर रहे हैं, देखिए 26/11 स्टाइल अटैक, ओवर 200 आईडीज, दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट्स हैड मल्टीपल टारगेट। श्री गौरी शंकर मंदिर को अटैक करेंगे, लाल किले को अटैक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को अटैक करेंगे, हुमायूंस टॉम्ब, सारी वो जगह हैं, और कई कई जगह, मतलब सिर्फ ये 4 नहीं, एंड मल्टीपल टारगेट्स अक्रॉस दिल्ली, 200 आईडीज अक्रॉस दिल्ली। ये तो एक 2-4 मीडिया में जो नाम आए हैं। लाल किले को भीड़ होती है ना, लाल किले में, गौरी शंकर मंदिर खचाखच भीड़, गौरी शंकर मंदिर में आप जाइए, भीड़ लगी रहेगी श्रद्धालुओं की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कोई ना कोई फंक्शन वहां पे होता रहता है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, मैं 2-4 बार जा चुका हूं वहां पे। हुमायूंस टॉम्ब, हु डजंट नो हुमायूंस टॉम्ब? हुमायूंस टॉम्ब शहर के बीचों बीच, भाई शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो, ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं। अब दोस्तों कई लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों। भारत की सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि सारे लोग यहां पे जो भी पकड़े गए इंट्रोगेशन के बाद पता लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल एक्टिव था। जैश ए मोहम्मद वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहलगाम करवाया। अब दोस्तों ये देखिए, इंडिया हिट्स बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद ब्लास्ट ब्लेम। बेसिकली 2-3 कारण हैं, मैं इस पूरी इंग्लिश में नहीं जाऊंगा, 2-3 कारण हैं दोस्तों। शहबाज शरीफ ने यह बोला कि ये जो ब्लास्ट है इस्लामाबाद में, जिसमें 12-13 लोग मारे गए हैं, 1-2 दर्जन घायल हैं, ये भारत ने करवाया है, ऐसी बोल दिया उसने। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया, इसने बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सेइंग दैट, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत ने बोल दिया कि सब ये हमने, ये सब बकवास है, बेसलेस है, अनफाउंडेड है, और ये बेसिकली जो पाकिस्तान में पावर स्ट्रगल चल रहा है ये उसके चलते हुआ है, जहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जा रहा है, आसिम मुनीर को पाकिस्तान का भगवान बनाने के लिए, उसके पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इनको कवर चाहिए। अच्छा ये बात सच भी है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। आखिर हुआ क्यों ये कारण क्या है कि ये रेड फोर्ट में ब्लास्ट, इतना अमोनिया जो भी चल रहा है, ये है क्या? अभी ये कुछ समय पहले से ये इसकी प्लानिंग हो रही थी, तो आज का तो नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात तय है, राइट, पाकिस्तान को हिम्मत कैसे मिल रही है? सैफुल्ला सैफ जो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है, उसका 4 दिन पहले का बयान है
कि फिक्र मत करो, भारत पे हमला करो, इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। पाकिस्तानियों के दिमाग में बात घुस गई है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खा लिया आसिम मुनीर के साथ और 4-5 बार तारीफ कर दी, तो अब हम भारत को कुछ भी करें, भारत के अंदर कुछ भी करें, अमेरिका हमारे साथ है। शायद उनको यह नहीं पता कि अमेरिका उनके साथ भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जब यहां से ब्रह्मोस चलेगी तो डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन से उड़ेगी वो, उसको तो जहां उड़ के जाना है वो जाएगी। तो एक तो ये इनकी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि यार अगर हम ऐसा करते हैं और भारत रिस्पॉन्ड करता है तो इससे, जैसे पिछली बार मार खाई आसिम मुनीर ने, बहुत बुरी मार खाई दोस्तों, लेकिन उसकी पोजीशन पाकिस्तान में स्ट्रांग हो गई। अब ये लोग 27वीं तरमीम लाए हैं, 27th अमेंडमेंट, जहां पे पूरा जो संविधान है पाकिस्तान को उसको चेंज कर रहे हैं और आसिम मुनीर को बना रहे हैं सर्वे सर्वा। अभी वो सिर्फ आर्मी चीफ है, उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बन जाएगा और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब उसके अंडर आ जाएंगे। आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, उससे सवाल नहीं पूछ सकते, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा। अब जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा तो फिर तो सर्वे सर्वा बन गया, फिर तो किसी की नहीं सुनेगा। आज भी नहीं सुन रहा वो किसी की, लेकिन आज जो काम कर रहा है आप उसको अवैध कह सकते हैं, लेकिन कल आपने तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दी भाई। पाकिस्तान के संविधान में आपने अमेंडमेंट करके लिख दिया कि आसिम मुनीर ऐसा कर सकता है, वो ताउम्र फील्ड मार्शल रहेगा, सबका बॉस रहेगा। जब आपने कर ही दिया और वहां पे पाकिस्तान के अंदर आपको थोड़ा सा हलचल ऐसी सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट ओके विद इट और पाकिस्तान में लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप एक काम करते हैं, आप एक और धमाका करते हैं और आप चाहते हैं कि भारत आप पे हमला करे। फिर आप बोलेंगे देखो हमने फिर से 6-0 कर दिया, हमने भारत को हरा दिया, देयरफॉर दिस मैन शुड बिकम व्हाट वी वांट हिम टू बिकम। समझ रहे हैं आप? झूठी तो बोलना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कौन सा लड़ना है यार भारत से? पाकिस्तान को ट्विटर पे और टिकटॉक पे ही तो जंग लड़नी है, उसमें 6-0 कर देंगे वो लोग। दोस्तों यहां पे इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक्स लार्जली कंप्लीट है। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इसका बॉम्ब ब्लास्ट से क्या लेना देना है, इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अब ये पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि कभी भी हमारी ट्रेड डील यूएस से हो सकती है और यही पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। यह पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार, वो अमेरिका के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा। लेकिन ठीक है, रावलपिंडी के जनरल्स को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ है, बिल्कुल उनका सगा हो रखा है इस वक्त, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान का दिमाग तब जा रहा है जब अमेरिकन्स एक्चुअली द अमेरिकन्स वर इन अफगानिस्तान और उस समय पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। कई लोगों ने बोला साहब ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उस समय अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की, और क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, अमेरिका टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड द AQ खान नेटवर्क। अब्दुल कदीर खान था ना, वो न्यूक्लियर मटेरियल का स्मगलर, जो पाकिस्तान का कहते हैं फादर ऑफ द पाकिस्तानी एटम बम, वो स्मगलर, वो क्रिमिनल, उसके नेटवर्क को अमेरिकन्स ने चलने दिया दोस्तों। जब अमेरिकन्स ने उसके नेटवर्क को चलने दिया, क्योंकि अमेरिकन्स को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर कलेश करने के लिए। अब यही चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है उसको बगराम एयरबेस चाहिए, यानी कि कौन लेके देगा? जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अपने ही फौजियों को कटवाएंगे ना उसके लिए। गोरा तो नहीं कटेगा, कटेगा तो पाकिस्तानी फौजी, मरेगा तो वो। अब इन सब के लिए यह है कि पाकिस्तानी मान गए हैं कि क्योंकि अमेरिकन्स को हमारी दोबारा एक बार जरूरत पड़ती है अफगानिस्तान में या कहीं और उनको हमारी जरूरत पड़ेगी गाजा में जाने के लिए, कुछ और काम करने के लिए प्रो इजराइल, इसीलिए हमारे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है, भारत के अंदर कुछ भी करो अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। यह पाकिस्तानियों का एक मानना। दूसरी चीज ये वाली चीज कि भारत जो है एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन कर रहा है। हम भारत को कुछ भी करें, इस वक्त अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई करी तो हम ऐसा गंद मचाएंगे पूरी दुनिया में कि ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील है ये खतरे में पड़ जाएगी और भारत इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा पाकिस्तानी समझते हैं, भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि ट्रेड डील खतरे में पड़े। ये सारे के सारे कैलकुलेशंस आसिम मुनीर के दिमाग में चल रहे हैं और ये एडवेंचरिज्म का कारण यही फैक्टर्स हैं जो आसिम मुनीर के दिमाग में। दोस्तों मैं आपको एक बात एंड में बता देता हूं कि जिस दिन कंक्लूसिव प्रूफ मिल गया किसके पीछे पाकिस्तान है और ये जैश मोहम्मद का मॉड्यूल है और इसका पाकिस्तानी आर्मी से इस मामले में, रेड फोर्ट के मामले में क्लियर कट एंगल है, राइट। अभी तक भारत ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? मेरी थ्योरी है दोस्तों, मुझे लगता है मेरी थ्योरी सही है। मेरी थ्योरी यह है कि इस बार जब भारत पाकिस्तान पर वार करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी सबक थे ना, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंक्लूडिंग पब्लिक परसेप्शन, इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी, सब को फैक्टर इन करके
तब भारत कार्रवाई करेगा। अब देख लेना, पूरा प्रूफ है, पूरा सब कुछ है, दुनिया को समझाया जाएगा और उसके बाद इत्मीनान से पाकिस्तान की कुटाई होगी। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।